माइक्रोसॉफ्ट ने सन 1983 में विंडोज़ का कॉन्सेप्ट लाया और 1995 में विंडोज़ 95 को इंट्रोड्यूस किया। ये लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि लोग पहली बार कंप्यूटर में 3-4 प्रोग्राम्स पर एक साथ काम कर पा रहे थे। 90s के एरा में विंडोज़ 95 इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट हर महीने $1 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे छाप रहा था और वर्ल्ड के 90% कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ यूज़ हो रहा था। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एंट्री होता है सोनी का, जो 1995 में प्ले स्टेशन को रिलीज़ करता है। बिल गेट्स के लिए सोनी एक प्रॉब्लम था क्योंकि सोनी पहले ही टेलीविज़न और डीवीडी प्लेयर जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में ला चुका था और बिल गेट्स को अब ये लग रहा था कि प्ले स्टेशन के आने के बाद इन सभी चीज़ों को अगर मिलाकर देखा जाए तो कंप्यूटर की वैसे कोई खास ज़रूरत महसूस नहीं होती। बिल गेट्स का ये डर तब सच साबित हो गया जब सोनी प्ले स्टेशन 2 रिलीज़ करने से पहले यह अनाउंस करता है कि अगर आप प्ले स्टेशन 2 लेते हो तो आपको पीसी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वर्ड्स सोनी की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट को सीधा चैलेंज था और अब बिल गेट्स ये सोच रहे थे कि अगर सोनी ये करेगा तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा। सोनी के इस अनाउंसमेंट के बाद बिल गेट्स काफ़ी डरे हुए थे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट में एक और टीम थी जिसका नाम था डायरेक्ट एक्स। ये टीम डेवलपर्स को विंडोज़ के लिए गेम्स बनाने में हेल्प करती थी। डायरेक्ट एक्स बेसिकली 4 लोगों का टीम था जिनको गेम्स खेलना बहुत ही पसंद था और ये आने वाले फ्यूचर में खुद का गेम कंसोल भी डेवलप करना चाहते थे। डायरेक्ट एक्स टीम का ये मानना था कि हमारे पास सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज हैं जिससे डेवलपर्स एक अच्छा गेम बना सके, लेकिन हमें एक ऐसा हार्डवेयर चाहिए जो डायरेक्ट एक्स को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया हो और अगर ऐसा होता है तो हम सोनी और निंटेंडो से भी अच्छा गेम बना सकते हैं क्योंकि इनके कंसोल्स के लिए गेम डेवलप करना काफ़ी बड़ा चैलेंज है क्योंकि इनके इंस्ट्रक्शंस जैपनीज़ में लिखे होते हैं जिसे समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। डायरेक्ट एक्स का प्लान था कि एक ऐसा गेम कंसोल बनाया जाए जो पीसी आर्किटेक्चर पर बेस्ड हो जिसमें डेवलपर्स इजीली अपने गेम्स बना सके। ये आइडिया रिस्की था लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक गेमिंग कंसोल बनाएगा जो गेमर्स और डेवलपर्स दोनों के लिए अच्छा हो तो ये कंपनी के फ्यूचर के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तब उन्होंने नेट ब्राउन को अपने साथ लिया। नेट ब्राउन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काफ़ी बड़े लोगों के साथ कनेक्शन में थे और वो इनके थ्रू एड फ्राइस तक पहुंचते हैं। टीम ने एड फ्राइस से बात की जो माइक्रोसॉफ्ट के पीसी गेम डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने एज ऑफ एम्पायर्स जैसे हिट गेम्स लॉन्च करके माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बनाया था। एड ने जब एक्सबॉक्स का आइडिया सुना तो उनको ये आइडिया बहुत ही पसंद आया और उनको लगा कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है माइक्रोसॉफ्ट को कंसोल गेमिंग के मार्केट में लाने का। एक्सबॉक्स का आइडिया सिंपल सा था कि एक ऐसा गेम कंसोल डेवलप करना है जो पीसी आर्किटेक्चर का यूज़ करे और डेवलपर्स के लिए इसमें गेम बनाना आसान हो। एड फ्राइस डायरेक्ट एक्स टीम को सपोर्ट करते हैं। उनका ये मानना था कि अगर सबसे क्रिएटिव लोग अपना बेस्ट काम तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर करते हैं तो ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। उस टाइम सोनी ने एक बोल्ड क्लेम किया था कि उनका प्रोसेसर जो है वो पीसी से भी ज़्यादा पावरफुल है जो गेमिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तब बिल गेट्स ने डायरेक्ट एक्स टीम को सोनी ने जो क्लेम्स किए थे उसका टेक्निकल एनालिसिस करने को कहा कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। एनालिसिस के साथ डायरेक्ट एक्स टीम ने कैजुअली एक आइडिया भी शेयर किया कि माइक्रोसॉफ्ट भी गेम कंसोल बना सकता है, लेकिन बिल गेट्स ने इनकी बातों पे उतना ध्यान नहीं दिया। फिर 1999 का समय आया जब एक क्वेश्चन बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा था। वो क्वेश्चन ये था कि अगर गेम कंसोल्स फ्री हो जाए और हर घर में अवेलेबल हो तो विंडोज़ पीसी का क्या होगा। ये क्वेश्चन बिल गेट्स को डीपली इम्पैक्ट कर गया और उन्होंने इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने का काम सीनियर मैनेजर्स को दिया। तब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 2 टीम ने अपना प्रपोजल रखा। पहला टीम था डायरेक्ट एक्स और दूसरा टीम था विंडोज़ सीई। विंडोज़ सीई के लोग पहले ही सेगा के ड्रीमकास्ट कंसोल के साथ काम कर चुके थे और उनके पास एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज था। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट एक्स टीम थी जो यंग और एम्बिशियस थी जिनके पास नए आइडियाज़ और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ थे। दोनों टीम के बीच एक कंपटीशन सा शुरू हो गया कि किसके आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन इन दोनों टीम के विजन्स डिफरेंट थे। विंडोज सीई टीम एक ट्रेडिशनल कंसोल मॉडल को सपोर्ट करता था जो एग्जिस्टिंग मार्केट के रूल्स को फॉलो करता।
लेकिन डायरेक्ट एक्स टीम मार्केट को पूरी तरीके से डिसरप्ट करना चाहता था। ये नए आइडियाज के साथ एक ऐसा कंसोल बनाना चाहता था जो हार्डवेयर ड्राइव का यूज करे जिससे ज़्यादा गेम्स स्टोर हो, और साथ ही साथ ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ईथरनेट का फीचर देना चाहते थे। बेसिकली इनका प्लान पूरी तरीके से फ्यूचर फोकस्ड था। जब दोनों टीम को अपना आइडिया शेयर करने का मौका दिया गया तो विंडोज सीई टीम ने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन शो किया, जबकि डायरेक्ट एक्स टीम ने अपना वर्किंग हार्डवेयर दिखाया। बेसिकली डायरेक्ट एक्स टीम ने पीसी कंपोनेंट्स और विंडोज़ को हैक करके कंसोल का एक मॉडल तैयार किया था। बिल गेट्स ने जब ये मॉडल देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए, क्योंकि इसका बूट टाइम काफ़ी कम था और प्ले स्टेशन का डिस्क डालने पे ये टॉम्ब राइडर का डेमो दिखाता था। विंडोज सीई के लोग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे और उन्होंने आर्ग्यू किया कि उनको हार्डवेयर बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन डायरेक्ट एक्स टीम के किसी मेंबर ने कहा कि उनसे हार्डवेयर बनाने के लिए किसी ने भी नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने बनाया। बिल गेट्स को ये डेमो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और उनका ये कहना था कि ये प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन ये एक रिस्की प्रोजेक्ट था जिसमें 500 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए था। बिल गेट्स ने इस डिसीजन को स्टीव बैलमर के हाथों में छोड़ दिया, जो माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ बनने वाले थे। लेकिन स्टीव बैलमर इस आइडिया के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। उनका फोकस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर पे था, जो माइक्रोसॉफ्ट का मेन रेवेन्यू सोर्स था। उन्हें इस चीज़ का डर था कि गेमिंग जैसे नॉन ट्रेडिशनल एरिया में इतना पैसा लगाना कंपनी के कोर बिजनेस को रिस्क में डाल सकता है। स्टीव बैलमर के अगेंस्ट होने के बावजूद भी बिल गेट्स ने एक्सबॉक्स के आइडिया को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया। डायरेक्ट एक्स के मेंबर्स ये समझते थे कि फ्यूचर जो है वो 3D और ऑनलाइन गेमिंग का होने वाला है और पीसी गेम्स कंसोल पे शिफ्ट होंगे। ये बात स्टीव बैलमर को बाद में समझ में आया कि अगर माइक्रोसॉफ्ट अभी एक्शन नहीं लेता तो वो टेक फ्यूचर के एक बड़े हिस्से को मिस कर देते, क्योंकि सोनी जैसे और भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट को ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन एक्सबॉक्स एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जो माइक्रोसॉफ्ट को रेलेवेंट बनाए रखने वाला था। इस रियलाइजेशन ने स्टीव को कन्विंस किया कि उन्हें एक्सबॉक्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तब एक्सबॉक्स के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वो रिक थॉम्सन को चुनते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट में हार्डवेयर पेरिफेरल को मैनेज करते थे। माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी रिस्की था, क्योंकि अगर ये कंसोल फेल होता तो ये ना सिर्फ पैसों का लॉस होता बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का रेपुटेशन भी मिट्टी में मिल जाती। और ये बात उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि डायरेक्ट एक्स टीम और हार्डवेयर टीम के मेंबर्स को खुद ये पता नहीं था कि गेमिंग कंसोल इंडस्ट्री के रूल्स ऑफ द गेम क्या होते हैं। वो एक ऐसी टेरिटरी में एंटर कर रहे थे जो एकदम न्यू और अनफेमिलियर था, जिसमें हर एक छोटी डिटेल मैटर करती, चाहे वो पावर की बात हो या परफॉर्मेंस की बात हो या फिर वो प्राइस की बात हो। हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए था। जब लोगों को ये पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट भी गेम कंसोल बनाने जा रहा है तो लोगों ने इसका काफ़ी मजाक बनाया, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि माइक्रोसॉफ्ट एक बोरिंग कंपनी है जो विंडोज़ और ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि माइक्रोसॉफ्ट हार्डवेयर बनाने में जीरो एक्सपीरियंस रखता था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ट्रेडिशनली एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसे कंसोल बनाने का जीरो एक्सपीरियंस था। वहीं दूसरी तरफ गेम कंसोल के मार्केट में एक रूल फॉलो होता था। रूल ये था कि गेम कंसोल के बिजनेस मॉडल में हार्डवेयर लॉस पे सेल होता था और प्रॉफिट गेम्स से आता था। तो माइक्रोसॉफ्ट के एस्टिमेट के मुताबिक उन्हें पहले $2 बिलियन का लॉस होता, और एक बार कंसोल लॉन्च करने का कमिटमेंट हो गया तो फिर वो पीछे नहीं हट सकते थे। यानी कि ये एक डू और डाई सिचुएशन था। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये था कि उन्हें गेम डेवलपर्स को इम्प्रेस करना था, क्योंकि कंसोल के सक्सेस के लिए कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है तो वो हैं डेवलपर्स, जो उनके प्लेटफॉर्म के लिए गेम्स बनाते हैं। अगर वो एक्सबॉक्स के लिए गेम बनाते तभी वो कंसोल सेल होती। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिसाइड किया कि वो अपने एक्सबॉक्स का अनाउंसमेंट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे करेंगे जहां सभी गेम डेवलपर्स हों, और इसके लिए वो GDC को चूज़ करते हैं, जिसका मतलब था गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस। ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक परफेक्ट चॉइस थी जिससे वो सभी डेवलपर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते थे। लेकिन GDC कॉन्फ्रेंस होने में सिर्फ 11 महीने का समय बचा था और इन 11 महीनों में ही माइक्रोसॉफ्ट को अपना कंसोल भी तैयार करना था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट खुद हार्डवेयर बनाने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए उन्होंने डेल, कॉम्पैक और टोशिबा जैसे कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने इनको मना कर दिया।
क्योंकि उन कंपनीज को ये पता था कि प्रॉफिट सिर्फ सॉफ्टवेयर में है और वो सिर्फ हार्डवेयर बना के लॉस नहीं लेना चाहते थे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने सेगा और निंटेंडो के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की, लेकिन सेगा के साथ पहले से ही ड्रीमकास्ट की वजह से इनका पार्टनरशिप चल रहा था, इसलिए वो निंटेंडो के पास जाते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का प्लान यहाँ पे निंटेंडो के साथ पार्टनरशिप करने का नहीं था, बल्कि निंटेंडो को ही खरीद लेने का था। रिक थॉम्सन ने सोचा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट निंटेंडो को खरीद ले तो उन्हें इंस्टेंट जैपनीज मार्केट का क्रेडिबिलिटी और निंटेंडो के आइकॉनिक गेम्स और हार्डवेयर का एक्सेस मिल जाएगा, और ये एक बोल्ड प्लान था। लेकिन निंटेंडो ने पहले ही मीटिंग में कंपनी को बेचने से मना कर दिया। जब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्लियर हो गया कि उन्हें एक्सबॉक्स का प्रोजेक्ट खुद ही बना के लॉन्च करना पड़ेगा। इस समय टीम में एक नए लीडर की एंट्री होती है जिनका नाम था जे अलार्ड। ये एक विजनरी थे जिन्होंने गेमिंग और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था। उस समय सिर्फ 5% यूएस हाउस होल्ड के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन था, लेकिन जे अलार्ड का कहना था कि माइक्रोसॉफ्ट को प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर पे बैट लगाना चाहिए। उन्होंने एक्सबॉक्स के डिजाइन में ईथरनेट पोर्ट ऐड करने का एक बोल्ड डिसीजन दिया था। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने का प्रॉमिस किया जो गेम डेवलपमेंट को आसान और इफेक्टिव बनाए, ताकि गेम डेवलपर्स ज़्यादा टाइम क्रिएटिविटी पर लगा सके, ना कि हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी समझने पर। एक्सबॉक्स की टेक्नोलॉजी डेवलपर्स के लिए ऑक्सीजन जैसी फील होने वाली थी, क्योंकि ये गेम्स और कैरेक्टर्स बनाने के नए अपॉर्चुनिटी दे रही थी जो प्ले स्टेशन पे पॉसिबल नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोटोटाइप तैयार कर रहा था जिसे वो जीडीसी पे दिखा सके। काफ़ी मेहनत के बाद करीब 40 पाउंड का वो एल्यूमिनियम का एक मशीन बनाते हैं जो एक्स शेप में था, और इसमें एक ग्रीन कलर की ग्लोइंग आई भी थी जो देखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता था। माइक्रोसॉफ्ट की टीम ये डिसाइड कर रही थी कि वो एक्सबॉक्स को GDC 2000 में अनाउंस करेंगे और 2001 में अपना पहला कंसोल लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये वही प्लेटफॉर्म था जहां उन्हें गेम डेवलपर्स को इम्प्रेस करना था और उन्हें ये दिखाना था कि एक्सबॉक्स एक सीरियस गेमिंग कंसोल है जो इस मार्केट में आया है। वैसे तो एक कंसोल डेवलप करने में 5 से 7 साल का समय लगता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इस डेडलाइन को कम करके सिर्फ 1 साल कर दिया था, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ 11 महीने ही बचे थे और इतने कम समय में ही उनको एक नया कंसोल डेवलप करना था। इस डेडलाइन की वजह से इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आया कि इनके लीडर रिक थॉम्सन ने इस प्रोजेक्ट से खुद को रिज़ाइन कर दिया। इनके जाने के बाद रॉबी बैच को लीडर बनाया गया, जिन्होंने टीम को असिस्ट किया। टीम के लोग अपने पैशन के चलते अपने लिमिट्स को पुश कर रहे थे और हर कोई फास्ट पेस में काम कर रहा था, और देखते ही देखते कब 11 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। तब एक्सबॉक्स को फर्स्ट टाइम शोकेस करने का मौका CES 2001 में मिला, जो कि लास वेगस में हुआ था। ये एक प्रेस्टिजियस ट्रेड शो था जहां दुनिया भर की कंपनीज अपने नए टेक्नोलॉजीज दिखा रही थी। CES में बिल गेट्स ने एक्सबॉक्स को अनवील किया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इस इवेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए हॉलीवुड और WWE के सुपरस्टार द रॉक को स्टेज पे बुलाया। Bill, do you have any idea what The Rock would be like if he were only running on 1/5 of his power? Well, I would think that... It doesn't matter what you think, Bill. द रॉक और बिल गेट्स की अनएक्सपेक्टेड केमिस्ट्री और फनी मोमेंट्स ने इवेंट को मेमोरेबल बनाया, और ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक बोल्ड और अनकन्वेंशनल मूव था जो उनको बाकियों से ज़्यादा हाईलाइट करने में साबित हुआ। CES 2001 में एक्सबॉक्स को शोकेस करने के बाद एक्सबॉक्स को लॉन्च करने के लिए एक हिट गेम की ज़रूरत थी। तब एक स्मॉल पब्लिशर ने माइक्रोसॉफ्ट को एक ऐसे गेम का आइडिया पिक करके दिया था जो उनके लिए गेम चेंजर बन सकता था, और वो गेम था ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3। ये 2D PC गेम से 3D में कन्वर्ट होने वाला था, लेकिन एक्सबॉक्स के एग्जीक्यूटिव ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये गेम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और यूज़र्स के लिए इसे समझना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3 प्ले स्टेशन के लिए एक्सक्लूसिव बन गया और ये टॉप सेलिंग गेम्स में से एक रहा। ये डिसीजन गेमिंग हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी में से एक माना जाता है। इस मिस अपॉर्चुनिटी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बंगी को एक्वायर किया, जो एक्सबॉक्स का लॉन्च टाइटल बना। बेसिकली हेलो गेम एक FPS गेम था, यानी कि फर्स्ट पर्सन शूटर गेम, जो उस समय सिर्फ PC में खेला जा सकता था,
क्योंकि उसमें माउस और कीबोर्ड का कंट्रोल मिलता था। उसके पहले किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि FPS गेम्स को एक कंसोल में भी खेला जा सकेगा। Xbox E3 के लिए खुद को रेडी कर रहा था, जो कि नवंबर में होने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि Xbox के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही अभी डेवलपमेंट स्टेज पे थे और फाइनल प्रोडक्ट रेडी होने में अभी टाइम लग रहा था। क्रिटिक्स इस बात को लेकर अनश्योर थे कि फाइनल प्रोडक्ट टाइम पे और फाइन क्वालिटी के साथ डिलीवर होगा या नहीं। उनका यह डर तब सच साबित हो गया जब 2001 के E3 इवेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान Xbox का डेमो कंसोल स्टार्ट ही नहीं हुआ। इस एम्बैरेसिंग मोमेंट ने मीडिया और ऑडियंस पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था और ऊपर से मसाला तब ऐड हो गया जब Xbox का फ्लैगशिप गेम हेलो डेमो के टाइम पे अटक के चलने लगा। बेसिकली इसमें FPS का प्रॉब्लम था, यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड का प्रॉब्लम था, जिस कारण ये कंप्लीट विजुअल्स को शो नहीं कर पा रहा था। एक लाइन में मैं बोलूं तो E3 इवेंट एक फेलियर साबित हुआ। इस फेलियर के बाद इनके नए लीडर रॉबी बेच ने प्रेशर में आकर रेजिग्नेशन लेटर बिल गेट्स को दे दिया, लेकिन बिल गेट्स और स्टीव ने उनका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया और उनको प्रोजेक्ट को लीड करते रहने को कहा। इसके बाद टिम बंगी ने अपने गेम पे काफ़ी ज़्यादा काम किया और इसे Xbox के लिए गुड FPS के साथ कंपैटिबल बनाया। अब वो दिन आ गया था जब इनके इतने सालों का मेहनत सामने आने वाला था। 15 नवंबर 2001 जब बिल गेट्स टाइम स्क्वायर में Xbox को अनवील करते हैं। Xbox का लॉन्च एक डू और डाई मोमेंट था जब हार्डवेयर इनकम्प्लीट थे और गेम्स फुल्ली पॉलिश्ड नहीं थे। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नए गेमिंग चैप्टर की शुरुआत की थी जहां लोग इनके नए इनोवेशंस जैसे कि हेलो और Xbox लाइव को एक्सपीरियंस करना चाहते थे और इसी बोल्ड कंसोल डिजाइन ने Xbox को बाकियों से अलग बनाया। लॉन्च के बाद Xbox ने इंडस्ट्री में अपना अलग ही नाम बनाया जब वो अपने एक्सक्लूसिव गेम टाइटल हेलो के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। इसके साथ ही Xbox ने अपने सक्सेस को सस्टेन करने के लिए काफ़ी अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड की जब Xbox को रेड रिंग ऑफ डेथ जैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। ये एक हार्डवेयर फेलियर था जो Xbox 360 में लॉन्च के बाद देखने को मिला, जिसमें कंसोल्स इतने ज़्यादा हीट हो जाते थे कि वो कंसोल्स लिटरली मेल्ट होने लग गए थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन से भी ज़्यादा का पैसा खर्च किया और कस्टमर्स को इंश्योर किया कि उनकी वारंटी 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी जाएगी। इन स्टेप्स की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने गेमर्स के बीच में अपना अलग ही ट्रस्ट बिल्ड किया। हालांकि गाइस Xbox का प्ले स्टेशन के साथ कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि इन दोनों अपने अलग अलग चीज़ों के वजह से मार्केट को डोमिनेट करते हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन की बात हर किसी के मुंह से सुनने को मिलता है और इसीलिए मैं Xbox को प्ले स्टेशन के साथ कुछ पॉइंट्स के थ्रू कंपेयर करूंगा। उनमें से पहला है इनका अप्रोच। Xbox अपने गेम डेवलप करने के लिए फर्स्ट पार्टी स्टूडियो का यूज़ करता है, वहीं प्ले स्टेशन फर्स्ट पार्टी टाइटल्स पे डिपेंड है जो स्पेसिफिकली प्ले स्टेशन के लिए गेम्स डेवलप करते हैं, जैसे कि द लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड, गॉड ऑफ वॉर और स्पाइडरमैन। इसके अलावा प्ले स्टेशन गेम्स को रीमास्टर्ड करने पर भी फोकस करता है। सेकंड पॉइंट है इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। गेम पास Xbox का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिससे सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस में प्लेयर्स को एक वाइड वैरायटी ऑफ गेम्स मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का फोकस फ्यूचर विजन सर्विस और क्लाउड गेमिंग पर ज़्यादा है, जो उनके रेवेन्यू मॉडल को डाइवर्सिफाई करता है। वहीं सोनी के प्ले स्टेशन प्लस में भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, लेकिन उनका मेन फोकस फर्स्ट पार्टी एक्सक्लूसिव गेम्स और हाई क्वालिटी रीमास्टर्ड पर है। और अगर मैं इनके रेवेन्यू की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में सोनी ने गेमिंग और नेटवर्किंग सर्विस से $30 बिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने गेमिंग से $21 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि प्ले स्टेशन से कम है। तो ये 3-4 पॉइंट का कंपैरिजन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों का टारगेट ऑडियंस अलग अलग है, जिस कारण इनके बीच कंपैरिजन करना सही नहीं है। तो ये थी गाइस Xbox की एक डिटेल्ड और कंप्लीट स्टोरी। ये वीडियो मैंने आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आने के बाद में बनाया है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।